हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्रिक का मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं। और मोल कॉन्सेप्ट में अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं पीओसी मेथड। पीओसी मेथड को अप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया था कैसे अप्लाई किया जाता है। इससे जो मास रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं कि इतना ग्राम रिएक्टेंट रिएक्ट हुआ है, इतना ग्राम तो कितना ग्राम प्रोडक्ट बनेगा, तो इस टाइप का जो डायरेक्टली टोटल का टोटल मास पूछता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में आप पीओसी का अप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। वो पीओसी का एक आसान मेथड था अप्लाई करने का। नहीं तो आप अभी तक जो भी पढ़ चुके हैं उन सब कॉन्सेप्ट्स में से किसी भी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम एनालिसिस क्या होता है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या होता है उसको हम समझेंगे। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम में ही वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस को पढ़ना होता है। तो वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस को हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस को पढ़ेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद नीट और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अभी के अभी लाइक कीजिए जरूर, और 10 फ्रेंड्स में कम से कम वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का ये लेक्चर नंबर 7 था। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट और जेईई मेंस में, तो उसको हम सॉल्व करने के लिए, उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आज का ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं अच्छे से। चलिए ध्यान से पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए ध्यान से, और कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। चलिए शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम के गैसेस के वॉल्यूम का क्या लॉ होता है वो समझते हैं पहले। क्या कहता है, दिस लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग गैसेस यानी कि जो गैस रिएक्ट कर रहा है उस गैस का वॉल्यूम, एंड प्रोडक्ट गैस यानी कि जो गैस रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट गैस बना है उनका जो वॉल्यूम होगा हैव ए सिंपल न्यूमेरिक रेशियो। वो दोनों सिंपल न्यूमेरिक रेशियो में होगा, वन एंड अदर अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सिमिलर रहना चाहिए। यही है कि रिएक्टेंट गैसेस और प्रोडक्ट गैसेस जो होगा उसका वॉल्यूम, रिएक्टेंट गैसेस का वॉल्यूम और प्रोडक्ट गैसेस का वॉल्यूम जो होता है वो एक सिंपल न्यूमेरिक रेशियो में होता है, बशर्ते एक कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर का कंडीशन सिमिलर होना चाहिए, मतलब सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि नाइट्रोजन है प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, अमोनिया बनता है NH3। ये बना, एक इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है। इसको जरा बैलेंस कीजिए। पहले बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, तो बैलेंस कैसे करेंगे, नाइट्रोजन इधर एक, ठीक है, N2 होता है ना, N2। हाँ, तो इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है, तो इधर क्या करना होगा, नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ हाइड्रोजन 6 हो गया, हाइड्रोजन 6 करने के लिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये एक बैलेंस इक्वेशन हो गया। एक बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर दें, N2 प्लस H2 जब रिएक्ट होगा तो बनेगा अमोनिया NH3। अब ये सब गैसेस फॉर्म में है। ये सब किस फॉर्म में दिया हुआ है, गैसियस फॉर्म में है। ये सब गैसियस फॉर्म में है, ठीक है। तो गैसियस फॉर्म में है इसका, तो वॉल्यूम रेशियो सिंपल क्या होता है जो देखिए, इसमें कितना मोल है, 1 मोल है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है यहाँ पर, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम होगा 1 वॉल्यूम होगा। इसका कितना वॉल्यूम होगा, 3 वॉल्यूम होगा। इसका कितना 2 वॉल्यूम होगा। इसका 3 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम, इसका 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो इसका 2 वॉल्यूम बनेगा। इसका मतलब हो गया कि मान लेते हैं इसका 1 ml नाइट्रोजन हम लेते हैं, तो यहाँ 3 ml हाइड्रोजन लेना होगा। 3 ml हाइड्रोजन हमें लेना होगा, और प्लस तो बनेगा कितना, 2 ml अमोनिया बनेगा। इसका यही मतलब हुआ। इसी को कहते हैं, ये जो वॉल्यूम है वो सिंपल रेशियो में कंबाइंड होकर एक सिंपल रेशियो में प्रोडक्ट बनाता है। यानी कि
1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट हुआ तो 2 मोल अमोनिया बना। बिल्कुल उसी तरह से 1 ml वॉल्यूम में अगर ले लिया जाए तो 1 ml नाइट्रोजन जब 3 ml हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो 2 ml अमोनिया बनाएगा। फिर उसी तरह से अगर हम 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर लेते हैं तो यहाँ पर 3 लीटर लेना होगा, यहाँ पर 3 लीटर लेना होगा हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 लीटर अमोनिया बनेगा। ठीक है, यहाँ पर कितना लीटर? 2 लीटर अमोनिया बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल रेशियो में कंबाइन करने के बाद सिंपल रेशियो में प्रोडक्ट भी बनता है। इसका यही मतलब हुआ कि जो रेशियो में कंबाइन करेगा वॉल्यूम भी उसी रेशियो में, प्रोडक्ट भी उसी रेशियो में बनेगा रिएक्टेंट में। 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम से रिएक्ट किया 2 वॉल्यूम बना। उसी तरह से 1 ml 3 ml से रिएक्ट करेगा तो 2 ml बनेगा। 1 लीटर 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो 2 लीटर अमोनिया बनेगा। इसको अच्छे से डिटेल में समझते हैं, पहले इसको नोट कीजिए उसके बाद। हो गया? नोट किया आपने? नोट कीजिए, नोट कीजिए। ओके, हाँ तो क्या था इक्वेशन? पहले इक्वेशन लिख लीजिए। नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन रिएक्ट करने के बाद 2 NH3, ये तीनों गैसेस फॉर्म में है। गैसेस फॉर्म में है तो इसका 1 वॉल्यूम जो है इसके 3 वॉल्यूम से रिएक्ट करेगा तो इसका 2 वॉल्यूम बनेगा। इसी को कहते हैं सिंपल रेशियो में। यही कह रहा है कि सिंपल रेशियो में कंबाइन करने के बाद प्रोडक्ट भी उसी रेशियो में ही बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 1 ml अगर नाइट्रोजन में हम 3 ml हाइड्रोजन को रिएक्ट करना होगा, अगर 1 ml नाइट्रोजन है तो उसमें 3 ml हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना होगा, तभी 2 ml क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। 2 ml अमोनिया बनेगा इसी रेशियो में। जिस रेशियो में ये इक्वेशन बना हुआ है उसी रेशियो में कंबाइन करने के बाद उसी रेशियो में बनेगा। अगर हम 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर लेते हैं नाइट्रोजन तो यहाँ पर 3 लीटर हाइड्रोजन लेना होगा, 3 लीटर हाइड्रोजन लेना होगा, तब यहाँ बनेगा 2 लीटर अमोनिया। तब यहाँ पर क्या बनेगा? 2 लीटर अमोनिया बनेगा। उसी तरह से अगर हम x लीटर लेते हैं तो यहाँ पर 3x लीटर बनेगा। 3x अगर हम x लीटर नाइट्रोजन लेते हैं तो 3x लीटर हाइड्रोजन लेना होगा, तभी 2x लीटर क्या बनेगा? अमोनिया बनेगा। 2x लीटर अमोनिया बनेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? अगर हम y लीटर लेते हैं तो यहाँ पर 3y लीटर अमोनिया हाइड्रोजन लेना होगा। अगर हम y लीटर नाइट्रोजन लेते हैं तो 3y लीटर हाइड्रोजन होगा, तभी 2y लीटर बनेगा अमोनिया। इसी रेशियो में क्या बनेगा? 2y लीटर अमोनिया बनेगा। ये समझ में आया अच्छे से? इसको ध्यान से समझिए, नोट कीजिए इसको। नोट कीजिए, नोट कीजिए। नोट किया आपने? ओके, हो गया? ओके, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं अच्छे से। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें लेते हैं हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट होकर बनेगा HCl। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब गैसियस फेज में, HCl भी गैसियस फेज में आया है।
ये भी गैसियस फेज में है और ये भी गैसियस फेज में है। ठीक है, तीनों गैसियस फेज में है। पहले इसे बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन हो गया। अब रिएक्शन इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है तो जिस रेशियो में ये दिया हुआ है उसी रेशियो में वॉल्यूम रिएक्ट होगा, उसी रेशियो में दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट होगा, उसी रेशियो में प्रोडक्ट बनेगा। जैसे ये इसका रेशियो कितना है 1:2, तो बिल्कुल इसी रेशियो में ये कंबाइंड होकर इसी रेशियो में ये बनेगा। जैसे कि अगर हम ले लेते हैं 1 ml हाइड्रोजन, तो यहाँ पर 1 ml क्लोरीन से रिएक्शन होगा। कंप्लीट अगर रिएक्शन हो रहा है तो कंप्लीट, अगर एक कंडीशन ऐसा भी आएगा जिसमें बोलेगा व्हेन 50% इज यील्ड ओनली, यानी यील्ड ये ओनली 50% होगा। यील्ड का मतलब आगे मैं इसी लेक्चर में बताऊंगा उसको, पहले यहाँ ध्यान से समझिए। 1 लीटर जब 1 ml जब हाइड्रोजन लेंगे तो वहाँ उसमें 1 ml क्लोरीन डालने पर, 1 ml क्लोरीन पर रिएक्शन कराने पर हमें 2 ml गैसियस HCl मिलेगा। 2 ml क्या मिलेगा, गैसियस HCl मिलेगा, गैसियस HCl। उसी तरह से अगर हम 1 लीटर लेते हैं, 1 लीटर अगर लेते हैं तो 1 लीटर क्लोरीन भी रिएक्ट होगा उससे और बनेगा 2 लीटर। 2 लीटर ये HCl गैस बनेगा। 1 लीटर हाइड्रोजन गैस जब रिएक्ट कराएंगे 1 लीटर क्लोरीन गैस से तो 2 लीटर HCl गैस निकलेगा, 2 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एसिडिक गैस निकलेगा। अगर हम लेते हैं, अब देखिए यहाँ से लेते हैं, अगर हम 2 लीटर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ अगर 2 लीटर हाइड्रोजन लेते हैं तो यहाँ पर क्लोरीन भी इसी रेशियो में लेना होगा, मतलब 2 लीटर लिए हैं तो इसी में 2 लीटर ही लेना होगा क्लोरीन भी, और इसी रेशियो में बनेगा भी। तो ये 2 लीटर अगर 2 लीटर लिए हैं तो इसका भी दुगना होगा, ये 4 लीटर बनेगा। कितना बनेगा, क्लोरीन 4 लीटर बनेगा। यानी कहने का मतलब अगर हम x लीटर लेंगे हाइड्रोजन तो x लीटर क्लोरीन भी लेना होगा, तो बनेगा कितना, 2x लीटर बनेगा अमोनिया। अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कितना बनेगा, 2x लीटर बनेगा। अगर y लीटर लेते हैं तो y लीटर यहाँ पर लेना भी होगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस अगर y लीटर लेते हैं तो y लीटर क्लोरीन गैस भी लेना होगा और y लीटर HCl गैस ही बनेगा। कितना बनेगा, y लीटर ही बनेगा HCl गैस। तो जरा इसको भी नोट किया, बिल्कुल इसी रेशियो में बनेगा। तो इसी रेशियो को, इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं जो नीट और जेईई मेंस में आते भी हैं। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए अच्छे से। हो गया, हो गया, ओके। अब जरा वॉल्यूम रेशियो का बात कर लेते हैं। जैसे मोल रेशियो होता है उसी तरह से वॉल्यूम रेशियो भी होता है। यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम एनालिसिस में कर रहे हैं। तो वॉल्यूम एनालिसिस में हम लोग वॉल्यूम रेशियो का ही बात कर लेते हैं। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल इक्वेशन लेते हैं और उस इक्वेशन से डिटेल में हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि A लीटर A मोल ऑफ A है जो रिएक्ट करता है B से और बनाता है प्रोडक्ट, ये सब गैसेस फेज में है, और बना देता है C गैसेस प्लस D गैसेस। ओके, ये बना रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये किस रेशियो में है, A रेशियो B रेशियो, ये C रेशियो D के फॉर्म में है। यानी कि अगर इसका A लीटर ले लिया जाए, A ml ले लिया जाए, तो इसका B ml रिएक्ट करेगा उससे और इसका C ml बनेगा और इसका कितना ml बनेगा, D ml बनेगा। यानी कि इसका अगर A लीटर ले लिया जाए तो इसका कितना B लीटर बनेगा, इसका C लीटर, इसका A लीटर लिया जाए तो इसके B लीटर से रिएक्शन होगा और इसके C लीटर बनेगा, C लीटर बनेगा इसका और इसका D लीटर बनेगा।
ठीक है। अगर हम लेते हैं A इंटू एक्स लीटर, तो इसमें क्या बनेगा B इंटू एक्स लीटर, इसमें क्या बनेगा C इंटू एक्स लीटर, इसमें D इंटू एक्स लीटर। यानी कि A रेशियो B रेशियो C रेशियो D के फॉर्म में था, मतलब A रेशियो B में अगर कंबाइन किया है तो C रेशियो D में अगर बना है ऐसा प्रोडक्ट, तो इसी रेशियो में जितना भी हम लोग लेंगे वो सब इसी रेशियो में काट आएगा। जैसे AML अगर रिएक्शन हो रहा है तो इसका BML से रिएक्शन होगा और इसका CML बनेगा, इसका DML बनेगा। इसका A लीटर है तो इसका B लीटर से रिएक्शन होगा, इसका C लीटर बनेगा, इसका D लीटर बनेगा। उसी तरह से A इंटू एक्स लीटर अगर इसका है, इसका B इंटू एक्स लीटर होगा और इसका क्या बनेगा C इंटू एक्स लीटर बनेगा, इसका D इंटू एक्स लीटर बनेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। नोट कीजिए, हो गया। ओके, यहाँ क्या है AML अगर है तो इसका BML होगा, इसका CML होगा, इसका DML होगा। ठीक है, उसी तरह से A इंटू एक्स एम एल अगर है तो इसका B इंटू एक्स एम एल होगा बनेगा, इसका C इंटू एक्स एम एल बनेगा और इसका D इंटू एक्स एम एल बनेगा। ये हुआ, मतलब इसी रेशियो में हमेशा कंबाइन करने के बाद इसी रेशियो में प्रोडक्ट भी बनेगा। अब जब वॉल्यूम रेशियो बात करते हैं, वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसको में जब इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है इनसे डिवाइड करेंगे तो उसको वॉल्यूम रेशियो कहते हैं। जैसे कि ए का वॉल्यूम रेशियो अगर निकालना है, वॉल्यूम रेशियो ऑफ ए निकालना है तो क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए का वॉल्यूम कितना है? ए लीटर है, मान लीजिए दिया हुआ है, ए एम एल दिया हुआ है, तो ए एम एल बाई ए, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ए, ये बराबर होगा बी एम एल बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बी। इसके अगर ये एक रिलेशन बराबर है, मतलब इसका वॉल्यूम रेशियो इसके वॉल्यूम रेशियो से, दोनों रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम रेशियो दूसरे रिएक्टेंट के वॉल्यूम रेशियो के बराबर है, तो इसका मतलब जानते क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन जो है कंप्लीट हुआ है। रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए का वॉल्यूम रेशियो, एक रिएक्टेंट का वॉल्यूम रेशियो दूसरे रिएक्टेंट के वॉल्यूम रेशियो के बराबर है, तो इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट रिएक्शन टेक्स प्लेस। रिएक्शन जो है कंप्लीटली रिएक्शन हुआ है, दोनों रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड हुआ है, तो प्रोडक्ट भी इसी के रेशियो में बनेगा, प्रोडक्ट भी इसी के वॉल्यूम रेशियो में बनेगा। ठीक है, मतलब पहले प्रोडक्ट निकालना है, दो प्रोडक्ट अगर बन रहा है तो इसका रिलेशन पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसका रिलेशन इसके साथ भी कर सकते हैं, या फिर इसका रिलेशन इसके साथ, फिर इसका रिलेशन इसके साथ करके भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कीजिए पहले। हो गया, नोट किया आपने? नोट कीजिए। ओके, अगर इसका वॉल्यूम इसके कोफिशिएंट का रेशियो, यानी कि इसका वॉल्यूम रेशियो जो है, वॉल्यूम रेशियो इसका जो है वो अगर इक्वल है तो इसका मतलब रिएक्शन तो कंप्लीट हुआ ही है। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ है तो प्रोडक्ट भी कंप्लीट ही बनेगा, प्रोडक्ट भी तो कंप्लीट बनेगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनेगा, पूरा ये रिएक्टेंट रिएक्ट होगा तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट बनेगा। तो इसी रेशियो में प्रोडक्ट ही बनेगा, वॉल्यूम ऑफ सी बाई सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डी बाई डी होगा। ये आप इस रिलेशन से, मतलब इन सब में किसी को भी एक दूसरे से रिलेट करके आप, किसी दो को भी रिलेट करके आप निकाल सकते हैं दूसरे का। इन दोनों को रिलेट, इसको इसके साथ रिलेट कीजिएगा, या फिर इसको इसके साथ रिलेट कर लीजिए, या फिर इसको इन दोनों के साथ रिलेट करके निकाल लीजिए, तो ऐसे निकाला जा सकता है वॉल्यूम को। ये वॉल्यूम रेशियो का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे
बड़े बड़े क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इसको नोट कीजिए। हो गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब जरा एक सिचुएशन को सोचिए कि एक ऐसा सिचुएशन है कि इन दोनों का रेशियो, वॉल्यूम रेशियो बराबर ना हो। ये जो वॉल्यूम रेशियो है VA/A, ये नॉट इक्वल टू हो VB/B का। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो इक्वेशन, ये जो आया है सिचुएशन, इसमें क्या है कि ए का वॉल्यूम रेशियो बी के वॉल्यूम रेशियो के इक्वल ना है, नहीं है तो इक्वल नहीं, तो इसका मतलब या तो इसका रेशियो ज़्यादा होगा या फिर इसका रेशियो ज़्यादा होगा। इन दोनों में से किसी एक का रेशियो ज़्यादा होगा, दूसरा का रेशियो कम होगा। इसका मतलब यही है। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि VA/A ये बड़ा है VB/B से, ऐसा अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो बड़ा है ना उसको, वो हो गया एक्सेस रिएजेंट। जो बड़ा है वो हो गया एक्सेस रिएजेंट, ये हो गया एक्सेस रिएजेंट। ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। और जो छोटा है, जो कम है, जिसका रेशियो कम है, वो क्या हो जाएगा? वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये हो गया इसका मतलब कि जो रेशियो, जिसका रेशियो छोटा है, जिसका रेशियो बड़ा है, वो एक्सेस रिएजेंट हो गया। जिसका रेशियो छोटा है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। समझ में आ रहा है इतना? लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कौन समझ में आ रहा है? कैसे समझेंगे, पता करेंगे कैसे? तो देखें किसका, ये इन दोनों का जो रेशियो है, इन दोनों के रेशियो में किसका रेशियो बड़ा है, किसका वॉल्यूम रेशियो बड़ा है। अब ए का वॉल्यूम रेशियो बड़ा है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट। ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है रिएक्शन में, और ये बी जो है कम अमाउंट में प्रेजेंट है। VB/B का रेशियो जो है छोटा है इससे, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। यानी कि अब यही जो है, यही रिएक्टेंट क्या करेगा? प्रोडक्ट के अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा उसको डिसाइड करेगा। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि लिमिटिंग रिएजेंट ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करता है। कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो कौन डिसाइड करता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तब ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो यही क्या करेगा? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड करेगा। यानी कि अब केवल इसी से प्रोडक्ट के अमाउंट जो ही बनेगा, इसी से हमें रिलेट करना होगा, इसी से उसको रिलेट करना होगा। पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। अभी नोट कीजिए, नोट कीजिए। हो गया? इसको जब मैं ज़रा इरेज कर देता हूँ, जरा समझिए ध्यान से। VA/A ये क्या है? बड़ा है VB/B से। इसका मतलब तो हो गया कि ये हो गया एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट ये हो गया, और ये क्या हो गया? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को अब कौन डिसाइड करेगा? तब अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को ये लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा। अब इसी से हम कंपेयर करेंगे दोनों को, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को VB/B, एक बार इक्वेट करेंगे इसको VC/C से, ये इक्वेशन एक बार करेंगे, और दूसरा बार दो प्रोडक्ट बना है ना, तो दो प्रोडक्ट, दूसरा बार इसी का इक्वेशन रिलेशन VD/D से करेंगे। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहा है। कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो तो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि ये कम है अमाउंट में। तो ये कम है तो किसी ना किसी वक्त ये जो है रिएक्ट करते हुए, इससे रिएक्ट करते हुए ये खत्म हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये जब पूरा पूरा खत्म हो जाएगा तो ये रिएक्शन किससे करेगा? रिएक्शन ही आगे नहीं होगा। तो जितना ये है उसी रेशियो में प्रोडक्ट भी बनेगा। इसलिए हमें लिमिटिंग रिएजेंट से ही कंपेयर करना होगा। लिमिटिंग रिएजेंट के रेशियो से ही हमें दोनों प्रोडक्ट के वॉल्यूम रेशियो को रिलेट करना होगा। जैसे लिमिटिंग रिएजेंट भी है तो इसका एक बार इसका रेशियो का रिलेशन इसके साथ किए हैं, सी के साथ, एक बार बी का रिलेशन डी के साथ। तो दोनों रिलेशन इस तरह से एक ही
इसी से दोनों को रिलेट करके आपको बनाना होगा प्रोडक्ट। तो इसको नोट कीजिए। नोट किया आपने? ओके। अब जरा सिचुएशन देखते हैं कि अगर ए का वॉल्यूम रेशियो वी के वॉल्यूम रेशियो से बड़ा है तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो इस कंडीशन में वही होगा। इस कंडीशन में क्या होगा? ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? एक्सेस रिएजेंट हो जाएगा। एक्सेस रिएजेंट ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा? तब क्या करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट अब ये हो गया है तो इससे रिलेट करेंगे दोनों प्रोडक्ट को। यानी कि अब क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए बाई ए इक्वल टू करेंगे वॉल्यूम ऑफ सी बाई सी। एक तो ये करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ ए बाई ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डी बाई डी। ये करेंगे। तो इसको भी नोट कीजिए आप अच्छे से। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। अब हो चुका है, अब ये खत्म हो चुका है। वॉल्यूम एनालिसिस कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। अब इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे। अब 1 2 3 क्वेश्चन लगा लेंगे और उसके बाद इस वीडियो का अंत करने के बाद आप ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चंस ढूंढ कर अच्छे क्वेश्चंस को लगाइएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। हो गया? नोट कीजिए। हो गया? ओके। जरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है यील्ड परसेंट का, उसको जरा सा समझ लेते हैं। यील्ड परसेंट, यील्ड परसेंट क्या होता है? यील्ड परसेंट का फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड इंटू 100 बाय थियोरेटिकल यील्ड। ये यील्ड परसेंट का फॉर्मूला होता है। यील्ड क्या होता है? कहने का मतलब, अगर कोई रिएक्शन आपको दे दिया है, बोला है कि इसका केवल 50% रिएक्शन ही कंप्लीट हुआ है। कोई रिएक्शन है जिसमें एक लिमिटिंग रिएजेंट है, एक एक्सेस रिएजेंट है। उसमें भी दिया है कि लिमिटिंग रिएजेंट का 50% ही रिएक्ट हो पाया है, बाकी का रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बचा रह गया है, एक्सेस रिएजेंट तो बचा रहेगा ही, लिमिटिंग रिएजेंट ही बचा रह गया है। तो उसमें यील्ड परसेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ये एक्चुअल यील्ड इंटू 100 बाय थ्योरेटिकल यील्ड करके यील्ड परसेंट कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जरा एग्जांपल समझिए। जैसे यहाँ से ले लेते हैं हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन रिएक्ट करके बना दिया अमोनिया, ऐसे बन गया। इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 देंगे, यहाँ 2 देंगे। ये हो गया। अब क्वेश्चन में दिया है कि मान लेते हैं कि दे दिया है कि 60 लीटर अमोनिया है और 60 लीटर नाइट्रोजन है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है कि यील्ड 50% ओनली, 50% ही यील्ड होता है। रिएक्शन ये यील्ड 50% होता है, मतलब इस रिएक्शन केवल 50% ही कंप्लीट होता है। कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता इसमें, केवल 50% ही रिएक्शन होता है। तो कितना अमाउंट ऑफ अमोनिया बनेगा? इस टाइप का क्वेश्चन है वो एक आ चुका भी है नीट में। पहले AIPMT होता था, नीट को AIPMT के नाम से होता था, तो उसमें AIPMT में आ चुका है प्री मेडिकल टेस्ट में। इसी टाइप का क्वेश्चन है बनाया हुआ। इसमें 50% दे दिया, मान लीजिए 50% ही यील्ड हुआ है। तो 50% ही यील्ड हुआ है जब, तो कितना अमाउंट बनेगा उसका वो कैसे निकालेंगे? तो पहले क्या करेंगे? रिएक्शन कितना हुआ? केवल 50% हुआ।
मतलब 60 लीटर का केवल 50% ही रिएक्ट होगा। इस फॉर्मूला पर एक्चुअल यील्ड इंटू 100, एक्चुअल यील्ड 50% है। देखिए तो एक्चुअल यील्ड इंटू 100 बाई थ्योरेटिकल यील्ड, तो इसी से हम देखेंगे 50% इसका निकालना है हमें कि 50% रिएक्शन हुआ है। तो इसका 50% रिएक्शन हुआ तो कितना होगा, केवल 30 लीटर। 30 लीटर ही इसका हाइड्रोजन का रिएक्ट करेगा। जब इसका हाइड्रोजन का 30 लीटर, जब 3 लीटर हाइड्रोजन 1 लीटर नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है, तो 30 लीटर हाइड्रोजन कितना लीटर नाइट्रोजन से रिएक्ट करेगा, केवल 10 लीटर नाइट्रोजन से ही रिएक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है कि लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। कैसे पहचानेंगे लिमिटिंग रिएजेंट है कि नहीं, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम बाय स्टोइकियोमेट्री, उसको इक्वेट करेंगे गिवन वॉल्यूम। अब देखिए ये आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा, ये 60 हो जाएगा, मतलब ये है। इसका मतलब ये एक्सेस रिएजेंट है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर, लिमिटिंग रिएजेंट है, और नाइट्रोजन एक्सेस रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट यही डिसाइड करेगा इसका अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को। तब इसी से इक्वेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बराबर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इससे इक्वेट करके हम निकाल देंगे इसको, क्योंकि इसका 50% ही रिएक्शन हुआ है, मतलब इसका 30 लीटर ही रिएक्ट हुआ है। तो इसका कितना लीटर रिएक्ट करेगा, इसका केवल 10 लीटर ही रिएक्शन होगा। इसका अगर 50% ये पूरा रिएक्शन 50% हुआ है, तो लिमिटिंग रिएजेंट पर हमेशा अप्लाई करते हैं यील्ड परसेंट को, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट जो होगा उसी पर तो यील्ड परसेंट अप्लाई होगा। तभी तो ये 50% इसका टोटल, आधा इसका मतलब कि कंज्यूम हुआ है। तो इसका जब आधा कंज्यूम हुआ, 30 लीटर कंज्यूम हुआ, तो इसके हिसाब से ही तो ये कंज्यूम होगा, ये 10 लीटर ही कंज्यूम हुआ है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 30 लीटर बटा 3 इक्वल टू, यहाँ पर पता नहीं तो x मान लेते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा। अब यहाँ से कीजिए, एक का वैल्यू निकाल लीजिए, 30 इंटू 2/3, 3 से 3 गया, यानी 20 लीटर, यानी कि 20 लीटर अमोनिया यहाँ पर बन जाएगा। तो ऐसे इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं इसको, नोट कीजिए इसको, हो गया, ओके। तो इसी टाइप से हम लोग निकालते हैं। तो इसमें क्या हो गया, द एक्चुअल amount of any limiting reagent is given, then, तो इक्वल टू क्या निकालेंगे, यील्ड परसेंट इंटू लिमिटिंग रिएजेंट। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से यील्ड परसेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए यील्ड परसेंट इसमें 50% था, ये लिमिटिंग रिएजेंट था, तो इसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये 30 लीटर आ जाएगा। तो वही तो किए हैं, यही होता है यील्ड परसेंट का रूल। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, हो गया, नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। चलिए जरा अब इस क्वेश्चन को कीजिए, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये पूछा हुआ भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसको जरा सॉल्व कीजिए। क्या दिया है, 10 ml ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव 40 ml ऑफ CO2 गैस एंड 50 ml ऑफ वाटर इन वेपर, यानी गैस फेज में दिया हुआ है। 50 ml ऑफ वाटर दिया है। डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है, क्या होगा। तो मान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन एक है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CXHY है, और ये रिएक्ट होता है
जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा, जल रहा है क्योंकि कंबसन हो रहा है, कंबसन होगा तो किसके, ऑक्सीजन से ही रिएक्शन होगा। तो कंबसन में ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा, और ऑक्सीजन से रिएक्शन होने के बाद क्या बना है, CO2 बना है और प्लस H2O बना है। ये सब गैस फॉर्म में बना है, गैस फॉर्म में, ये भी गैस है और ये भी गैस फॉर्म में है, ठीक है। अब पहले इसको बैलेंस करना होगा। बैलेंस, जब इक्वेशन को एक बार बैलेंस कर दिए तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखिए ज़रा सा। यहाँ पर कार्बन X है, यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ पर X कार्बन है। तो क्या करना होगा, कार्बन को X के बराबर करना होगा। तो यहाँ क्या करना होगा, X से मल्टीप्लाई करना होगा हमें। X कार्बन हो गया। अब कार्बन यहाँ पर X हो गया है, तो ऑक्सीजन को देखिए 2X हो जाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 2 है। तो अगर हम इसमें X से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2X हो जाएगा। लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे अब पहले। यहाँ पर देखिए 2X, ऑक्सीजन 2X यहाँ होगा और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। तो टोटल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन Y है, तो हाइड्रोजन Y है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो यहाँ भी Y से मल्टीप्लाई करना होगा। तो Y से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, Y हाइड्रोजन इधर है तो Y है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2Y हाइड्रोजन हो जाएगा। और 2Y हाइड्रोजन हो गया तो 2Y ऑक्सीजन भी हो गया। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना करना होगा, X प्लस Y हाइड्रोजन को करना होगा, तभी तो X ऑक्सीजन यहाँ 2X हो जाएगा प्लस Y इंटू X, Y इंटू ऑक्सीजन। तो Y है तो क्या करना होगा, Y/2 से ऐड करना होगा, Y/2 को। यानी कि यहाँ पर टोटल X प्लस Y/2, ये रिएक्शन, ये हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जरा सा, X कार्बन इधर है तो इधर X कार्बन कर दिए तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2X हो गया। अब 2X ऑक्सीजन हो गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जब करते हैं, हाइड्रोजन देखिए यहाँ Y केवल है, यहाँ पर 2Y हाइड्रोजन हो गया। तो 2Y जब हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ पर 2 से डिवाइड देंगे तभी तो Y हाइड्रोजन बचेगा। यहाँ Y हाइड्रोजन है तो यहाँ Y/2 करेंगे तभी तो Y हाइड्रोजन, 2 से 2 कैंसिल होगा तो Y हाइड्रोजन बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, बैलेंस मेन करना है सिर्फ। तो यहाँ Y/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए तो Y/2 ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पर देखिए टोटल ऑक्सीजन कितना है, X ऑक्सीजन यहाँ से प्लस Y/2 ऑक्सीजन यहाँ से, 2X ऑक्सीजन ये हो गया प्लस Y/2 ऑक्सीजन यहाँ पर हो गया। तो कितना हो गया टोटल, देखिए अब जरा, 2X टोटल ऑक्सीजन कितना क्या होगा, 2X प्लस Y/2। अब इस 2 को कैंसिल करने के क्या करो, पूरे टर्म्स को 2 से डिवाइड देना होगा। अब देखिए ये इक्वेशन जो है पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। देखिए कैसे, कार्बन इधर इधर X कार्बन, ठीक है, इधर Y कार्बन हाइड्रोजन, इधर भी Y हाइड्रोजन, 2 से 2 चला जाएगा, Y हाइड्रोजन है, बिल्कुल ठीक है। इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 2X प्लस इधर 2X, तो ये हो गया 2X प्लस Y/2, ये हो गया Y/2, इधर हो गया इतना, कितना हो गया ऑक्सीजन, 2X प्लस Y/2, यही तो हो गया इधर ऑक्सीजन। तो इधर भी ऑक्सीजन उतना होना चाहिए। तो इस 2 से ये 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2X प्लस Y/2। तो क्या ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया है, कार्बन भी बैलेंस हो गया है और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया है। तो अब ये पूरी तरह से जब बैलेंस हो गया है तो आसानी से हम X और Y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या है पता कर सकते हैं। अब कैसे, अब वॉल्यूम रेशियो को कंपेयर कीजिए। वॉल्यूम रेशियो को कंपेयर करते हैं, वॉल्यूम ऑफ CXHY, मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ CXHY का बटा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, यहाँ 1 है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो ठीक है। इसको इक्वेट करेंगे डायरेक्ट इससे, X का वैल्यू निकालने के लिए इससे इक्वेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ CO2
बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका क्या देंगे, x। अब देखिए इनमें से किसका किसका वैल्यू जो है दिया हुआ है, देखिए ध्यान से किसका वैल्यू दिया हुआ है वो देखना है। ये दे दिया है 10 ग्राम, 10 ml दे दिया है बटा 1 बराबर, ये इसको हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, फिर इसी को इससे कंपेयर करके y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अब क्या दिया है, और CO2 का दे दिया ना, CO2 का कितना दिया है 40 ml, 40 ml बटा x। हम x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल लेंगे, देखिए ज़रा 4 इंटू इतने यहाँ से 4 जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 ml बाई 10 ml, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 4। x इक्वल टू हमारा 4 आ गया है, x इक्वल टू 4 यानी कि कार्बन 4 है। कार्बन 4 किस में आपको नजर आ रहा है ऑप्शन में, यहाँ से ही कार्बन स्विच निकाल के मार सकते हैं यहाँ से, ठीक। ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर सीखना है तो हाइड्रोजन को भी निकालना होगा, हाइड्रोजन को भी निकालेंगे। कार्बन तो निकल गया, इसको पहले नोट कीजिए आप, नोट कीजिए, हो गया। हो गया, नोट कर लीजिए। ओके, अब इसके बाद हाइड्रोजन को भी निकाल के दिखा देते हैं। अब हाइड्रोजन का देखिए जरा, वॉल्यूम ऑफ CXHY करेंगे बाई 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ H2O बाई कितना है y/2, y/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा इसके साथ। अब यहाँ से निकालिए, इसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 ml बटा 1 इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना हुआ 2 इंटू इसका कितना दिया वॉल्यूम 50 ml, 50 ml बट्टा में y। अब यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू कितना निकलेगा, यहाँ से मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो कितना होगा 2 इंटू 50 इंटू 10 बटा 10, यानी कि ये 10 आ गया, यानी कि y बराबर कितना आ गया 10। तब इसका मतलब कौन सा कंपाउंड होगा C4H10। देख के ही पहले एक C का वैल्यू निकाल लेते हैं, C कितना है, तो आप डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं क्योंकि सभी देखिए सेम दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है सब ऑप्शन, तो आप C मार सकते हैं ऑप्शन। तो ये पूछा हुआ एक अच्छे लेवल के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको नोट जरूर कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। हो गया, ओके। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन में बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा होगा आपको, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ा। तो बैलेंसिंग को हटाने के लिए, बैलेंस ना करना पड़े ऐसा क्या करना होगा, पिछले लेक्चर को याद कीजिए। POC अगर अप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। देखिए CXHY है प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट होकर बनाएगा CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन को क्या करें कि हमें बैलेंस ही नहीं करना पड़े और आसानी से आंसर निकल जाए। तो पिछले लेक्चर को याद कीजिए, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था POAC मेथड, POAC को अप्लाई कीजिए। POAC प्रिंसिपल ऑफ आइटम कंजर्वेशन क्या कहता है कि रिएक्टेंट में जितना नंबर ऑफ आइटम्स है उतना ही नंबर ऑफ आइटम्स प्रोडक्ट में भी बनेगा। अगर कंप्लीट रिएक्शन हुआ है तो POAC अप्लाई करेंगे उसी रिएक्शन में जिसमें कंप्लीट रिएक्शन होगा। जो रिएक्शन कंप्लीट हुआ है उसमें POAC आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। POAC अप्लाई एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं अगर हम, तो क्या हो जाएगा, आसानी से आंसर को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर H का वैल्यू भी निकाल सकते हैं उसी तरह से। POAC अप्लाई करके कैसे निकालेंगे, देखिए CXHY ये मान लीजिए दे दिया है N मोल है, N मोल CXHY है। तो कार्बन है, कार्बन का जो है एक कार्बन एक अथी में
एक कार्बन है, एक कंपाउंड में एक कार्बन है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए n मोल, x कार्बन है तो इधर भी x कार्बन होगा, तो इधर क्या करना होगा, हमें x से मल्टीप्लाई करना होगा। x से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जरा देखिए, अब जरा ध्यान से समझिए। मल्टीप्लाई को इसको डॉट दीजिए थोड़ा सा। x से मल्टीप्लाई करना होगा। अब n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम होता है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होगा उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो गैस। नंबर ऑफ मोल्स गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस का नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल के जगह पर हम वॉल्यूम को अगर रखते हैं तो आसानी से हमें कैलकुलेट कर सकते हैं x का वैल्यू। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 ml, 10 ml CH4 है, बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 40 ml ये देखिए जरा सा, एक कार्बन है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, इस कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, तो n कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होगा, 1 इंटू एन, 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू एन कार्बन होगा। इसमें देखिए एक कंपाउंड में x कार्बन है, एक कंपाउंड में x कार्बन है, तो n कंपाउंड में कितना होगा, n इंटू एक्स, इसमें मल्टीप्लाई होगा, x कार्बन होगा इसमें। इसमें देखिए ध्यान से, n इन कार्बन, एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन अगर है तो n कार्बन डाइऑक्साइड में 1 इंटू एन कार्बन होगा। उसी तरह से n ये कंपाउंड जो दिया हुआ है, n नंबर में उसका x कार्बन है, तो क्या होगा, x n इंटू एक्स बराबर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, तो x इंटू एन कार्बन होगा इसमें। तो यहाँ पर x का मल्टीप्लाई होगा 100 ml इंटू एक्स इंटू एक्स। यहाँ से x का जब वैल्यू निकालेंगे तो 40 ml बाई 100 ml, यहाँ से आंसर आ जाएगा 4 आपका, यानी x का वैल्यू आसानी से 4 निकल गया। उसी तरह से यहाँ इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नोट कीजिए पहले, हो गया, ओके। उसी तरह से इसमें भी करेंगे, हाइड्रोजन में अप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन में देखिए CXHY इंटू एन यहाँ पर है, बराबर n इंटू H2O। हाइड्रोजन देखिए इधर, एक कंपाउंड में Y हाइड्रोजन है, तो टोटल कंपाउंड में कितना होगा, टोटल इंटू Y से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो वाटर है, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है, एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो एक वाटर में 2 हाइड्रोजन है, तो n वाटर में कितना होगा, n इंटू 2 हाइड्रोजन होगा ये। अब यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है 100 ml इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 50 ml है, तो इसको 50 ml करेंगे, तो यहाँ से निकाल लेंगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50 ml बाई 10, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 इंटू 5 यानी y इक्वल टू 10, तो कंपाउंड क्या बन गया, C4H10। ये देखिए POC अप्लाई करते हुए भी आसानी से इसको निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन कितना है, इस मेथड से POC अप्लाई करके हम लोग निकाल चुके हैं। ये
तो बिना बैलेंस के इसमें हमें बैलेंस भी नहीं करना पड़ा इक्वेशन को, और आसानी से हमें वैल्यू भी निकल गया। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए इसको जरा। हो गया? ओके। अब जरा इस क्वेश्चन को कीजिए। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को कीजिए, कीजिए जल्दी क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दिया है देखिए। इन हैबर प्रोसेस 30 लीटर ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड 30 लीटर ऑफ डाइनाइट्रोजन were taken for reaction which yielded only 50% of expected product. What will be the composition of gaseous mixture under the condition in the end? end में क्या होगा? इस कंडीशन में end में क्या होगा? ऑप्शन दे दिया आपका 20 लीटर अमोनिया, 25 लीटर नाइट्रोजन एंड 15 लीटर हाइड्रोजन। ऑप्शन बी में दिया है 20 लीटर अमोनिया, 20 लीटर नाइट्रोजन एंड 20 लीटर हाइड्रोजन। बोला है कि रिएक्शन के एंड में, रिएक्शन जब एंड हो जाएगा तो कितना कंपोजिशन बचेगा एयर का इसमें। ऑप्शन सी में दिया है 30 लीटर अमोनिया, 25 लीटर नाइट्रोजन एंड 15 लीटर हाइड्रोजन। ऑप्शन डी में दिया है 20 लीटर अमोनिया, 10 लीटर नाइट्रोजन एंड 30 लीटर हाइड्रोजन। तो जरा इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। हो गया? देखिए क्या दिया है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अमोनिया बना रहा है। ठीक है, रिएक्शन को पहले बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हमको यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नंबर ऑफ नाइट्रोजन को दोनों तरफ सेम करेंगे। सबसे पहले ये कितना दिया हुआ है? 30 लीटर दिया है, ये भी दिया है 30 लीटर। अब ये कितना बनाएगा अंत में रिएक्शन को, जो कंपोजिशन है वो कितना रहेगा जो पूछा है। मतलब ये कुछ खर्च होगा, कुछ ये खर्च होगा और कुछ ये बनेगा। तो खर्च, ये दोनों खर्च होने के बाद क्या बचेगा और ये क्या बनेगा, वो होगा अंत में। जो अंत में होगा इसमें कुछ खर्च होगा, कुछ बनेगा। इसमें से कुछ खर्च हो जाए तो कुछ बचेगा, इसमें से भी कुछ खर्च होकर कुछ बचेगा और इसमें कुछ बनेगा। तो ये कितना बना, इसमें से कितना बचा रह गया, दोनों को वो निकालना है हमें मेनली। हम जान रहे हैं पहली बार कि यहाँ पर देखिए, जरा चेक कीजिए कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा? देखिए 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यानी कि अगर 3 लीटर हाइड्रोजन होता तो केवल 1 लीटर नाइट्रोजन लगता। इसका मतलब ही हुआ कि अगर 3 लीटर हाइड्रोजन होता यहाँ पर तो यहाँ केवल 1 लीटर नाइट्रोजन का ज़रूरत था। अब देखिए यहाँ पर 30 लीटर हाइड्रोजन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ केवल 10 लीटर ही हाइड्रोजन का ज़रूरत है, क्योंकि 3 लीटर में जब 1 लीटर का ज़रूरत है तो 30 लीटर में 10 लीटर का ज़रूरत होगा। लेकिन है यहाँ कितना? 30 लीटर। जब 30 लीटर है तो ये जाहिर सी बात है कि एक्सेस रिएजेंट होगा, यानी लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। नहीं तो सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, गिवन वॉल्यूम बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट और गिवन वॉल्यूम बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। आप देखिए जाहिर सी बात है कि ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जब हाइड्रोजन हो गया तो इसमें भी बोला है कि केवल 50% ही यील्ड हुआ है, यानी कि रिएक्शन में केवल 50% ही रिएक्शन हुआ, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, केवल 50% यानी आधा रिएक्शन हुआ है। तो 50% रिएक्शन, जाहिर सी बात है इसका 15 लीटर ही लिया हो जला होगा, इसका 15 लीटर ही रिएक्ट हुआ होगा, कहने का मतलब है 50% है तो रिएक्शन यील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे 50 × 30/100। तो यहाँ से चला जाएगा तो 15 लीटर आ जाएगा ना, तो ये 15 लीटर आ गया है। तो यानी कि 15 लीटर, केवल हाइड्रोजन 15 लीटर ही रिएक्ट हुआ है। तो जब हाइड्रोजन 15 लीटर रिएक्ट हुआ है तो नाइट्रोजन देखिए कितना लीटर रिएक्ट होगा? 3 लीटर हाइड्रोजन में 1 लीटर नाइट्रोजन, तो 15 लीटर हाइड्रोजन में 5 लीटर नाइट्रोजन, 5 लीटर नाइट्रोजन ही रिएक्ट होगा। तो बनेगा इसका कितना? 10 लीटर अमोनिया बनेगा, क्योंकि 1 लीटर नाइट्रोजन से 2 लीटर अमोनिया बनेगा।
1 लीटर नाइट्रोजन होगा तो 2 लीटर अमोनिया बनेगा। यहाँ देखिए 15 लीटर, 3 लीटर हाइड्रोजन से 2 लीटर अमोनिया, तो 15 लीटर हाइड्रोजन से 10 लीटर अमोनिया, ऐसे ही कर सकते हैं। तो अगर 5 लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट हुआ है तो 10 लीटर अमोनिया बनेगा ही बनेगा, जाहिर सी बात है। नहीं तो आप इन दोनों का रेशियो निकाल के, इन दोनों के रेशियो को इक्वेट करके भी आप निकाल सकते हैं कितना अमोनिया निकलेगा। जैसे ऐसे इसके 15/30, इसका कितना लीटर कंज्यूम हुआ है, 15 लीटर टोटल है। इसका कोफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। बराबर करेंगे इसको इसके साथ, इसका पता नहीं कितना बनेगा, कोफिशिएंट 2 है। यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा 15 × 2/3, 3 से कटेगा 5 में, यानी कि ये 10 लीटर बनेगा। ये जाहिर सी बात है 10 लीटर बनेगा अमोनिया। हो गया, नोट कीजिए। तो 10 लीटर अमोनिया बना। अब बोला कि रिएक्शन मिक्सर में क्या कंपोजिशन होगा एयर का, गैसेस का कंपोजिशन क्या होगा। तो इसमें 30 लीटर हाइड्रोजन है टोटल, तो 30 लीटर हाइड्रोजन में से 15 लीटर कंज्यूम हो गया, तो बचा कितना हाइड्रोजन, 15 लीटर हाइड्रोजन बच गया। अब नाइट्रोजन को देखिए जरा, 30 लीटर नाइट्रोजन भी था, इसमें से 5 लीटर नाइट्रोजन कंज्यूम हुआ, तो बचेगा कितना, 25 लीटर नाइट्रोजन बचेगा। और अमोनिया कितना बना, अमोनिया बन गया इसका 10 लीटर, 10 लीटर अमोनिया बन गया यहाँ पर। तो एयर का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है। 15 लीटर अमोनिया हाइड्रोजन, 15 लीटर हाइड्रोजन है, 25 लीटर नाइट्रोजन, 10 लीटर अमोनिया, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। हो गया, तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म कर चुके हैं आप, तो इसको, इस लेक्चर पर जो भी आप समझे हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया वॉल्यूम के बारे में, उस टाइप का क्वेश्चन जितना भी आता है आपको बुक में खोज कर उससे सॉल्व कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तब तक के लिए जय हिंद।